नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में बायोलॉजी के पूरे 150 क्वेश्चंस देखेंगे। जीव विज्ञान का संपूर्ण निचोड़, जिसमें पूरे 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके ऑल एग्जाम्स के लिए। आप साथियों आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। पूरे 150 क्वेश्चंस आपको आज इसी क्लास में कंप्लीट करवाएंगे और बहुत ही कम समय में करवाएंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चले फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो भाई, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत यानी लीवर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है, या मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो रिलैक्सिन का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम, जिसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो साथियों, मानव शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान, ये कहाँ पर नियंत्रित होता है। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आएगा हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है। देखिए, अमीबा जो होता है ना, इसमें भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए, राइट आंसर है कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कुटपाद। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो भाई, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह है टाइलिन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, श्वासोच्छ्वास, जिसको हम अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो होती है ये प्राय किसका उपयोग करती हैं, तो करेक्ट आएगा ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ये क्वेश्चन साथियों आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, इसके अलावा रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी। बाकी अगर आप कोई भी स्टेट लेवल की टीचर्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किस कोशिका या किस अभिक्रिया द्वारा, माफी चाहते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। याद रखना, करेक्ट आंसर होगा विसरण के द्वारा। ठीक है, विसरण अभिक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो देखिए, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो होती है विघटन। याद रखना, ना तो संश्लेषण, ना तो दहन, ना तो परिवर्तन। क्या होता है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति, तो विघटन। याद रखना है। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो भाई, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो देखिए करेक्ट आएगा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, सुक्रोज आपको यहाँ याद रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो रक्तचाप की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। तो देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी झिल्ली होता है वो ड्यूरामीटर कहलाता है। राइट है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है।
तो साथियों देखिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, घ्राणेंद्रिय पाली। कोई भी चीज जब मनुष्य सूंघता है तो वो जो सूंघने की क्षमता है उसको कौन नियंत्रित करता है? याद रखना, घ्राणेंद्रिय पाली। आगे देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र अभी मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम होता है, जो कि मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? साथियों देखिएगा, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट है, वेलिस एवं स्टारलिंग ने। अगला है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने। ऑप्शन नंबर है मेंडल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भाई ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये दोनों ही आपको याद रखना है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो साथियों देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्ट को। याद रखना, थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ध्यान दीजिएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है साथियों, राइट है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? करेक्ट आएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो भाई डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना झाड़ियों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, एंथ्रोलॉजी। राइट है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं ना साथियों, यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आएगा बीज का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बीज। आगे देखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई याद रखिए, ग्रास का, यानी घासों का, ऑप्शन नंबर ए, घास। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, पीडोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा भूमि का। भूमि यानी मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन जो है वो पोडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो नाम देने वाला जो विज्ञान है उसको वर्गीकी कहा जाता है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें मोटी मोटी जड़ें लटकती रहती हैं या लटकती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, स्तंभ मूल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? यानी किसी भी पेड़ में इनमें से कौन हमेशा रहता है? करेक्ट आएगा जड़, ऑप्शन नंबर बी, रूट। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो साथियों देखिए, आलू का जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है? तो तना, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किसके द्वारा? तो देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होता है ये पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो देखिए, इनमें से कौन सा एक तना है? तो करेक्ट आएगा, देखिए यहाँ आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी, आलू। बाकी गाजर और मूली ये दोनों जड़ है, जड़, लेकिन आलू जो है ये तना है। आगे देखिए, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो भाई आलू जो होता है ना साथियों, ये भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कंद। आगे देखिए हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो भाई हल्दी का जो पौधा होता है उसका खाने योग्य हिस्सा जो होता है वो होता है प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अदरक क्या है? अब देखिए अदरक जो होता है ये क्या होता है? याद रखिए अदरक जो है ये राइजोम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइजोम। नेक्स्ट है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज का कौन सा भाग हम उपयोग करते हैं? तो तने का। तो प्याज जो है ये तने का ही परिवर्तित रूप होता है। नेक्स्ट है वे पौधे जिनमें कभी भी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? यानी वह पौधे जिनमें कभी फूल नहीं आता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए संसार का जो सबसे बड़ा फूल होता है पुष्प, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? याद रखना रेफ्लिसिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वह है साथियों बुल्फिया। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा बुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ध्यान से देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प यानी फूल। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी पुष्प। एक जीवित, देखिए कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? यानी इनमें से किसको जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना साथियों जिंकगो को। ये जो जिंकगो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना सभी साथी। अगला दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो है इफेड्रिन, ये किससे प्राप्त की जाती है? ये जो इफेड्रिन औषधि है ये दम्मा और खांसी के रोगों में काम आती है। ये किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना इफेड्रा से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए ऑक्सीजन क्या है? तो साथियों ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल में पैरामैग्नेटिक होता है यानी अनुचुंबकीय होता है, ये याद रखना आप। और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन एक एंजाइम है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गोबर छत्ता जो है ये किसके अंतर्गत आता है? याद रखिए मृत जीवी के अंतर्गत, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.03% पाई जाती है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से देखिएगा। छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सियोकाइट्स। साथियों याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो देखिए मनुष्य पूछे या स्तनधारी पूछे, याद रखना मनुष्यों में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है लंग्स यानी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। गलती से नाक मत बता देना। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? तो साथियों टीबी और निमोनिया ये दोनों बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो साथियों ध्यान देना मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वह है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र भी याद रखना जो कि होता है NH3, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? यानी पौधों को जितना पानी चाहिए जब उससे अधिक उसको मिल जाता है पौधे को तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं? तो याद रखना बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो साथियों प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? याद रखिए पत्तियों को, ऑप्शन नंबर बी पत्ती को। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? देखिए पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? याद रखिएगा रंध्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फेफड़ा का आकार कैसा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना फेफड़ा का जो आकार होता है वो होता है साथियों शंक्वाकार, ना तो गोलाकार, ना तो बेलनाकार, ना तो अंडाकार। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखना उपचयन अभिक्रिया,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा उपचयन अभिक्रिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? तो साथियों रक्त में जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है या फिर किसके कारण नियंत्रित रहता है? तो इंसुलिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा ह्यूमिलिन, देखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो याद रखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग जो है यह मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए किया गया है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, माफ करना यार, मनुष्य ह्यूमिलिन नहीं। देखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो एक वैक्सीन के लिए। यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वैक्सीन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई उद्योगों में रेनिन जो होता है ना साथियों, रेनिन का उपयोग किस लिए किया जाता है या किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा एंजाइम के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है एंजाइम। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो देखिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन ह्यूमन का, याद रखना इंसुलिन या फिर ह्यूमन इंसुलिन या फिर इंसुलिन ह्यूमन आप इसको बोल सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी, ये बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक शब्द एस वॉकमैन ने 1942 में दिया था, ये भी सही है। अगला है, कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह भी जो है आपका बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होते हैं, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो है ये मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती हैं ये पूछा जा रहा है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से, यानी फफूंद और एक्टिनोमाइसिन से, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से। निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? तो भाई साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में इनमें से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्परजिलस नाइगर का। आगे देखिए नेक्स्ट है, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए इंटरफेरोन का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? तो भाई प्रोपियोनिक बैक्टीरिया जो है ये किसका मुख्य स्रोत होता है? तो भाई कोबेलोमिन का या साइनोकोबेलोमिन का, जो कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है। अगला, विनेगर यानी सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों विनेगर यानी सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटोगेक्टर एसिटी के द्वारा। ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो देखिए अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस में पाई जाती है क्या क्या? तो देखिए बायोगैस में क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन पाया जाता है। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है किससे? तो साथियों जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो कि किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना जैव स्रोतों से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ध्यान से देखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको पेट्रोलियम दिख रहा है, तो पेट्रोलियम जो है ना साथियों ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखिए, पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा पादप है जिससे पेट्रोल प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यूफोबिरिया लेथायरस है ना। यूफोबिरिया लेथायरस एक ऐसा पादप है जिससे पेट्रोल प्राप्त होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? तो हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए आइकॉर्निया क्रेसीपीज का, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए
आगे देखिए, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? याद रखिए, करेक्ट आएगा आइकोर्निया का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अभी मैंने आपको बताया था। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है साथियों? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, अभी बताए थे। तो यहाँ करेक्ट आएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? तो घरेलू खाना पकाने वाला जो गैस होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें लिक्विड होता है, यानी करेक्ट आएगा तरल पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी। मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? तो मुख्य रूप से पेट्रोलियम जो है, याद रखना, यूफोबिरिएसी कुल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी सबसे पहले पेट्रोक्रोप को किसने पहचाना था? तो भाई पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? याद रखना एम केल्विन को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। बायोगैस का निर्माण, बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मिथेनाजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनॉक्सिक क्रिया द्वारा किया है। यह एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 3 चरणीय प्रक्रिया, इसमें 3 चरण होते हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोल यानी कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव स्वीज पनीर में उपयोग आता है? तो ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव स्वीज पनीर में उपयोग में आता है? तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 22 संक्रमण के बाद, देखिए वायरस, माफ करना, वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थों को मुक्त किया जाता है और यह पदार्थ क्या कहलाता है? तो इंटरफेरोन। अभी मैंने बताया था इसका उपयोग जो है एड्स में, माफ करना, कैंसर के उपचार में होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है? तो भाई इनमें से कौन सा एक वैक्सीन है जो कि उत्तक संवर्धन से संबंधित है? याद रखिए एंटी रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ह्यूमुलिन। देखिए, ह्यूमुलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है? तो भाई ह्यूमुलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है? याद रखना एसरिसिया कोलाई के द्वारा, राइट है, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है किससे? तो कोई प्रोटीन जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? क्रोई प्रोटीन। तो याद रखना क्रोई प्रोटीन जो है साथियों, ये बैसिलस, देखिए बैसिलस थुरिनजिएंसिस से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, बायोगैस में क्या सम्मिलित होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि बायोगैस में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। करेक्ट आएगा साथियों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है किसके द्वारा? तो साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है? तो भाई इनमें से कौन सा एक आयनिक डिटर्जेंट है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसडीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडेसिल सल्फेट, याद रखना, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? तो साथियों अभी मैंने बताया था एस्परजिलस नाइगर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, सैक्रोमाइजिस सेरिविस किसके निर्माण में काम आती है? तो सैक्रोमाइजिस, याद रखना सैक्रोमाइजिस सेरेविस जो है ये किसके निर्माण में काम आती है? तो करेक्ट आएगा इथेनॉल के निर्माण में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं? यानी आजकल के जो किसान हैं वो धान की फसल को 50% की वृद्धि, ठीक है, या 50% तक बढ़ा सकती है, किसका प्रयोग करके? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजोला पिन्नेटा में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, या तो एजोला एनाबिना आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, एजोला एनाबिना के द्वारा। आगे देखिए, गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है कौन? तो गोबर गैस में गोबर को विघटित करके कौन गैस उत्पन्न करता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना मेथेजोनिक जीवाणु, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? तो भाई इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो कि जैव उर्वरक का है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में एजोला भी है, बीजीए भी है और दोनों जैव उर्वरक हैं, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? तो भाई प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा वैक्सीन के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी वैक्सीन। जैविक अवशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसे कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश अपघटित नहीं होता है? तो भाई याद रखिए जैविक अवशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान, ठीक है, कौन सा अंश अपघटित नहीं होता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा लिग्निन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की इजाज़त दे दी है, ठीक है, तो पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है? तो याद रखना करेक्ट आएगा 5%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, चावल का दाना क्या है? तो भाई चावल का दाना जो होता है ये एक बीज होता है, एक बीजिया फल होता है, माफी चाहते हैं, देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बीजिया फल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। देखिए लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा लाल सागर का जो लाल रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करेक्ट आएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो देखिए मिलीबग जो है ना ये सरसों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सरसों से। अगला, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? याद रखिए मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? तो साथियों 4 कोष्ठीय का हृदय होता है ना। आगे देखिए नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो नाड़ी दर की बात करें तो जहाँ शुद्ध रक्त होगा वहीं से मापा जाएगा और शुद्ध रक्त होता है धमनी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो भाई इनमें से फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो है इथिलीन, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इथिलीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो देखिए इनमें से कौन स्वपोषी होता है? राइट आएगा शैवाल, ऑप्शन नंबर ए। टिक्का रोग किस में होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली करेक्ट आएगा। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? देखिए जो कवक गोबर पर उगते हैं उनको क्रोफोफिलस कहा जाता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोफोफिलस। अगला, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो साथियों दालचीनी की बात करें तो ये पेड़ के छाल से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी छाल। चेचक के टीके का विकास किया था किसने? तो देखिए चेचक के टीके की खोज किसने की थी? याद रखिए एडवर्ड जेनर ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध जो दही के रूप में जम जाता है इसका कारण क्या है? याद रखना लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो भाई देखिएगा इंडोकार्पन यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इस लाइकेन को जापान के लोग जो है सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो देखिए मिर्गी की जो औषधि होती है वो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया नामक लाइकेन से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो साथियों याद रखना चाय के पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वह है थिया साइनेंसिस, ऑप्शन नंबर ए माफ करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चावल का दाना एक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि चावल का दाना जो है वो एक बीजिया फल होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो साथियों देखिए तारपीन का जो तेल है ये किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पौधे से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है चीड़। लौंग होता है क्या? तो देखिए लौंग जो होता है ये क्या होता है? तो एक शुष्क पुष्प कलिका होता है, ऑप्शन नंबर ए फूल की कलिका से प्राप्त होता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा जीव जो है वह है साथियों माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखिएगा फूलगोभी के पौधे का जो पुष्पक्रम होता है उसको खाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पुष्पक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? देखिए शकरकंद भी जड़ है, मूली भी जड़ है, गाजर भी जड़ है, आलू जो है ये तना है, ये आपका जड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो भाई पत्तियों की जो हरिमहीनता होती है वो किसकी कमी से होता है? याद रखना मैग्नीशियम की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें? याद रखिए अवस्तंभ मूल जो है ये गन्ने में पाई जाती है, शुगर केन में।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा चेचक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर की बात करें तो ये किससे प्राप्त होता है? याद रखना शैवाल से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो भाई दूध जो खट्टा होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, यानी जीवाणु से होने वाली रोग कौन सी है? तो देखो, जीवाणु के कारण होने वाली जो रोग है इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आएगा पेचिश, दम्मा, कुष्ठ, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है बाष्पो उत्सर्जन यंत्र कौन सा है, यानी बाष्पो उत्सर्जन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? किस यंत्र से बाष्पो उत्सर्जन को मापा जाता है? तो याद रखना पोटोमीटर से। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो साथियों, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या एंथ्रोलॉजी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन यानी रक्त स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो भाई रक्त या रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो फाइब्रिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा फाइब्रिन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बीडल और टेटम ने। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है किसको? तो देखिए, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना ग्रीगर मेंडल को, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा शुतुरमुर्ग। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो भाई श्वसन क्रिया से संबंधित कोशिकांग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिए। कपास का रेशा ये किससे प्राप्त होता है? तो साथियों, कपास का जो रेशा है ये बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए बीजों से। किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा या चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर है क्यूबा को, ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखिए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों। पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो देखिए, पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली जो नस्ल है वह है सूकर, ऑप्शन नंबर ए। ऊँट की गर्भावधि जो होता है ये कितने दिन का होता है? याद रखिए, ऊँट की जो गर्भावधि होती है वो 365 से 400 दिन का होता है। नेक्स्ट है मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? यानी देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और मलेरिया के अतिरिक्त ये जो मच्छर है और कौन सा रोग पैदा करता है? तो याद रखना फीलपाँव, ऑप्शन नंबर बी। पोलियो का देखिए, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो भाई पोलियो का टीके की खोज किसने की थी? जोनास ई साल्क ने, राइट है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो भाई जीवाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में है ईख की लालधारी रोग, जो कि साथियों जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है गन्ने में। सेब का जलक्रोध रोग होता है किसके कारण? तो सेब का यानी एप्पल में जो जलक्रोध रोग होता है ये उच्च तापमान से होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिजैविक देखिए, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है ये क्या है? तो एम्पिसिलिन की बात करें तो ये एक अर्ध संश्लेषित दवा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला पादप रोग इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा गेहूं का टुंडू रोग। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है किसका? तो साथियों देखिए, मधुमक्खी का डंक जो है ये किसका रूपांतरण है? तो राइट आएगा अंड निक्षेपक का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? देखिए, मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले एच हैरिस ने दर्शाया था साथियों, ऑप्शन नंबर सी एच हैरिस। अगला क्वेश्चन है, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? तो भाई याद रखिएगा, यह तकनीक आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। अंतिम क्वेश्चन है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था?
देखिए जंपिंग जिन का जो सिद्धांत है ये बारबरा मेलिंगटॉक ने दिया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। बहुत ही कम समय में पूरे 150 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आपको आज कंप्लीट करवाएं इस क्लास में। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप में से कोई भी साथी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और साथियों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिलेटिव में, सभी ग्रुप्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।